Hello everyone. Today I am going to discuss about the delirium. मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये delirium एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें delirium क्या है वो बात करेंगे, इसका कॉजेज़ क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन का बात करें तो delirium is an acute organic mental disorder characterized by impairment of consciousness, disorientation and disturbance in perception and restlessness. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक क्या है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या आता है, डेलीरियम एंड डिमेंशिया आता है, दो आता है. तो डेलीरियम में क्या होता है, कॉन्शियसनेस मतलब इम्पेयरमेंट हो जाता है. वो पेशेंट क्या होता है अपने जिस कंडीशन में उसमें कॉन्शियस नहीं रहता. डिसओरिएंटेशन मतलब वो टाइम प्लेस एंड पर्सन भी मतलब वो डिसओरिएंट रहता है, उसके साथ ओरिएंट नहीं रहता है. फिर डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन मतलब परसेप्शन में भी मतलब परसेप्शन मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ परसीव करना जो है एक्चुअल ऑब्जेक्टिव परसीव करना. लेकिन इसमें क्या होता है वो भी जैसे आप उसको पेन दिखाओगे वो आप बोलोगे ये क्या है तो बोलेंगे पेंसिल, ऐसे मतलब वो परसेप्शन डिस्टर्बेंस होता है एंड रेस्टलेसनेस होता है. तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन एंड डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन, और ये एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है. तो अब इसका कॉजेज़ का बात करेंगे तो क्या क्या इसका कॉजेज़ है. सबसे पहले आता है वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स रिलेटेड क्या क्या है, जैसे हाइपरटेंसिव, इंसेफेलोपैथी, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज. हाइपरटेंसिव तो हो गया ब्लड प्रेशर मतलब हाई, इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में क्या इन्फेक्शन, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज मतलब इंट्राक्रैनियल में क्या है ब्लीडिंग है. वैस्कुलर हो गया. फिर आता है इन्फेक्शन, क्या क्या इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस. फिर आता है नियोप्लास्टिक मतलब स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशंस. मतलब नियो का मतलब नियोप्लास्टिक मतलब क्या होगा, जो सेल्स क्या होता है बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, इंक्रीज होता है उनका साइज एंड शेप में. तो क्या होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशंस, जो भी अंदर हमारा जो भी जैसे ट्यूमर्स वगैरह कुछ भी मतलब उसमें है तो वो क्या हो जाता है स्पेस जो भी लेशंस में होता है वो क्या होता है ऑक्यूपाई होने लगता है. फिर आता है इंटॉक्सिकेशंस, जैसे chronic intoxications और withdrawal effect of sedative hypnotic drugs. मतलब जो भी मतलब इफ़ेक्ट होता है मतलब जब कोई मेडिकेशंस या ड्रग्स को जब हम विड्रॉ करते हैं तो उसका जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो सब क्या आ जाता है इसमें आ जाता है, उसके वजह से भी होता है. फिर ट्रॉमेटिक सबड्यूरल एंड एपिड्यूरल हेमाटोमा, जो हमारे ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट और एपिड्यूरल हेमाटोमा से ब्लीडिंग होना. कंट्यूजन जो ब्लीडिंग होकर जो क्लॉटिंग होकर जो वहाँ पे रह जाता है वो हो गया. लैसिरेशंस हो गया. पोस्ट ऑपरेटिव हीट स्ट्रोक होना. फिर आता है विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे थायमिन का डेफिशिएंसी भी होता है तो उसकी वजह से होता है. तो वो भी थायमिन को ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं विटामिन B1. और फिर इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक में डायबिटिक कोमा, शॉक, यूरेमिया, मिक्सिडेमा, हेपेटिक फेलियर, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सब आता है इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक में. फिर मेटल्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हेवी मेटल्स जैसे लीड, मैंगनीज, मर्क्यूरी, ये सब की वजह से होता है. फिर एनोक्सिया, एनीमिया हो गया, पल्मोनरी और कार्डियक फेलियर, ये सब की वजह से क्या होता है डेलीरियम होने का चांस होता है. तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं. जैसे मैंने ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन बताया था, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जैसे क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस रेंजिंग फ्रॉम ड्राउजीनेस टू स्टूपर एंड कोमा. मतलब इसमें शुरू कहाँ से होता है ड्रॉजीनेस होता है, फिर जाके क्या होता है स्टूपर होता है, बॉडी क्या होता है पूरा स्टीफ होके रहता है, और फिर धीरे धीरे वो कहाँ तक जाते हैं कोमा तक भी वो जा सकते हैं. फिर आता है इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन, उसका जो अटेंशन का पावर है वो क्या होता है इम्पेयरमेंट, जैसे डिफ़िकल्टी इन शिफ्टिंग, फोकसिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन. उसको फोकस करने के लिए और झट से एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन सोचने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है, डिफ़िकल्टी होता है, वो हो गया. फिर मैंने और दूसरा ही बताया था डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन, तो परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस जैसे इल्यूजन होना, हेलुसिनेशंस होना, मोस्ट ऑफन विजुअल. हेलुसिनेशंस का बहुत सारा टाइप्स है, उसमें ज़्यादा क्या होता है विजुअल हेलुसिनेशंस होता है और इल्यूजन होते हैं. फिर आता है डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन में इम्पेयरमेंट ऑफ abstract थिंकिंग एंड comprehension, impairment of recent and immediate memory and increased reaction time.
इसमें क्या क्या होता है, जो भी रिसेंट एंड इमीडिएट मेमोरी है उसमें इम्पेयरमेंट होता है। अभी जो रिसेंट कुछ भी हो आप उसको पूछोगे तो वो बता नहीं पाएगा। और जो रिएक्शन टाइम होता है किसी चीज़ में हम जो सडन रिएक्ट करते हैं उसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है। और उसका थिंकिंग में बहुत सारा इम्पेयरमेंट होता है। फिर आता है साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, जैसे हाइपो और हाइपर एक्टिविटी। मतलब उसका एक्टिविटी क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। और एमलेस होता है, ग्रुपिंग और पिकिंग एट द बेड क्लोथ्स इनहैंस स्टार्टल रिएक्शन। और जो भी बेड का क्लोथ होता है वो ऐसे उठाना फिर छोड़ देना, ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं। फिर आता है डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीपिंग वो एक साइकिल, मतलब उसके सोने उठने साइकिल में भी डिस्टर्ब होता है। जैसे इंसोमिया मतलब नींद ही नहीं होना, या फिर सीवियर केसेस टोटल स्लीप लॉस, और वो पूरा ही सोएगा ही नहीं। एंड डे टाइम ड्रॉजीनेस, क्योंकि अब रात को सोया नहीं तो दिन में क्या होगा, ड्रॉजीनेस होगा। फिर डिस्टर्बिंग ड्रीम्स और नाइटमेयर्स, अब रात में क्या होगा, ड्रीम्स और नाइटमेयर्स ये सब होगा। फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस, अब इमोशंस में क्या क्या हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी, यूफोरिया एंड अपाथी। अपाथी का मतलब लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग हो गया। ये हो गया इमोशनल डिस्टर्बेंस पे। फिर अब हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो एसटी हो गया, हिस्ट्री टेकिंग, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब ब्लड इन्वेस्टिगेशन। फिर ब्लड का आरएस टाइपिंग करेंगे, ब्लड का ग्लूकोज मॉनिटर करेंगे। फिर आता है ईएसआर का मतलब हो गया इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ब्रेन बायोप्सी भी करेंगे, क्योंकि क्या क्या लेसन्स है या कोई ब्लीडिंग हुआ है वो सब ऑब्जर्व करने के लिए ब्रेन बायोप्सी करेंगे। फिर ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये सब करेंगे डायग्नोसिस में। फिर इसका टाइप्स भी है, टाइप्स क्या क्या है डेलीरियम का, जैसे हाइपो एक्टिव डेलीरियम है, हाइपो एक्टिव डेलीरियम, हाइपर एक्टिव डेलीरियम एंड मिक्स डेलीरियम। तो हाइपो एक्टिव में क्या क्या है, दिस में इंक्लूड इनएक्टिविटी और रिड्यूस्ड मोटर एक्टिविटी, स्लॉगिनेस, एब्डोमिनल ड्रॉजीनेस। हाइपो का मीनिंग आप सब क्या समझते हो, कम मतलब डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है, जो भी एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ड्रॉजीनेस होता है। फिर हाइपर एक्टिव मतलब जो भी है ज़्यादा होगा, जैसे दिस में इंक्लूड रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, रैपिड मूड चेंज और हैलुसिनेशन। इसमें पेशेंट क्या होगा, रेस्टलेसनेस हो जाएंगे और ज़्यादा कुछ भी चीज़ के लिए मतलब क्या बहुत एक्टिव रहेंगे, या फिर बहुत सारा रैपिड मूड चेंजेस होगा और हैलुसिनेशंस होगा। फिर मिक्स्ड में क्या होता है, दिस इंक्लूड बोथ हाइपर एक्टिव एंड हाइपर एक्टिव सिम्टम्स, द पर्सन में क्विकली स्विच बैक फ्रॉम हाइपर एक्टिविटी टू हाइपर एक्टिव स्टेट्स। इसमें हाइपो एक्टिव भी हो सकता है, हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, और पर्सन से क्या होता है बहुत जल्दी स्विच कर देते हैं, जैसे कभी हाइपो में तो हाइपो में चले जाएंगे, हाइपर में तो हाइपो में चले जाएंगे, ऐसे मिक्स्ड होता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट का बात करेंगे तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे सबसे पहले हम कोई किसी भी डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि किस वजह से हो रहा है, तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज एंड इट्स इमीडिएट करेक्शन। तो जैसे 50 mg और 50% डेस्ट्रोज आईवी फॉर हाइपोग्लाइसेमिया, जैसे हमने डायग्नोसिस में बताया था ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करेंगे, तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है नॉर्मल से, तो हम क्या करेंगे 50% डेक्सट्रोज 50 mg में क्या करेंगे हम आईवी डेक्सट्रोज देंगे। और हाइपोक्सिया मतलब अब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। और थायमिन का डेफिशिएंसी के वजह से भी डेलीरियम होता है, तो 100 mg ऑफ P1 मतलब थायमिन देंगे आईवी। फिर आईवी फ्लूइड्स फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो आईवी फ्लूइड्स भी देंगे। फिर दूसरा आता है सिम्टोमेटिक मेजर्स, अब जो भी सिम्टम्स है उसके बेसिस में हम क्या देंगे, बेंजोडाइजिपाम्स, मैंने बेंजोडाइजिपाम्स किस में आता है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है क्लासिफिकेशन, ये बेंजोडाइजिपाम्स। फिर आता है इसमें 10 mg डाइजिपाम और 2 mg लोराजिपाम आईवी देंगे। फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स 5 mg हैलोपेरिडोल और 50 mg क्लोरप्रोमाजिन IM में भी गिवन। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट का।
मैनेजमेंट में हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे सपोर्टिव थेरेपी एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो सपोर्टिव में क्या करेंगे, इफ़ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस है तो फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन का सपोर्ट देंगे। फिर इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस जैसे हो गया लाइटनिंग का ध्यान रखेंगे, इफ़ एक्सेसिव नॉइज है तो उसको अवॉइड करने के लिए। फिर जो भी इन्वायरमेंट में जो भी डिस्टर्बेंस है उसको करेक्शन करेंगे। फिर आता है मेडिकेशन मतलब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल में आता है न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स किसको भी बोला जाता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को। तो उसमें देंगे हैलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोल 0.5 से 2 mg देंगे। फिर शॉर्ट एक्टिंग सेडेटिव जैसे लोराजिपाम 0.5 to 2 mg। विटामिन्स देंगे थायमिन हाइड्रोक्लोराइड 100 mg IV फॉलोड बाय 50 to 100 mg IVIM और साइनोक्लोबामाइन 100 mcg IM मंथली और 500 mcg पर वीक इंट्रानाजली और 100 mcg पर डे पर ओरल देंगे। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब के क्या डायग्नोसिस हो सकता है डेलिरियम पेशेंट का, जैसे डिस्टर्ब होता थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू सेरेब्रल डिजेनरेशन एज एविडेंस बाय डिसओरिएंटेशन कंफ्यूजन एंड मेमोरी डेफिसिट्स, सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू डिसओरिएंटेशन कंफ्यूजन एंड मेमोरी डेफिसिट्स एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू फुलफिल द नीड। ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। मैंने यहाँ पे 2 मेंशन करा है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे डेलिरियम। ये ईजी टॉपिक है, इसमें उतना कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है डेलिरियम क्या है, इसका कॉजेज़ क्या क्या है, इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है। आप इफ़ आपको ये डेफिनेशंस पता है तो आप क्लिनिकल फीचर्स भी लिख सकते हो उससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।